नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार दांगड़े आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम दो राज्य जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 उसका माइनर टेस्ट 1 देख रहे थे। 50 क्वेश्चन अपने हो चुके थे। आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 70 तक देखेंगे, जो अपने जो है साइकोलॉजी के हैं। और साइकोलॉजी में जो बाल विकास टॉपिक है वहां से सबसे इजी टॉपिक होता है बाल विकास साइकोलॉजी में। तो पहला जो क्वेश्चन आज का आपका वो है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है। ठीक है, अभिवर्धी शब्द का प्रयोग बालक के मानसिक व सामाजिक विकास के लिए किया जाता है। बिल्कुल गलत बात है। मानसिक और सामाजिक विकास के लिए विकास शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। अभिवर्धी जो होती है ना, वो शारीरिक परिवर्तनों को इंगित करती है। शारीरिक परिवर्तन, ठीक है, जो भी शारीरिक परिवर्तन होते हैं जैसे लंबाई बढ़ना, ठीक है, ये सारा का सारा जो है वजन बढ़ना, शरीर का आकार बढ़ना, ये सारे शारीरिक परिवर्तन जो आपके कहां पर आते हैं, अभिवर्धी में आते हैं। हाँ, अभिवर्धी जो होती है ना, ये विकास का ही भाग होती है। विकास का भाग होती है, मतलब शरीर की लंबाई बढ़ना, शरीर का जो आकार बढ़ना, ये सब जो है अभिवर्धी के साथ साथ विकास भी होता है। ठीक है, तो विकास का भाग होती है कौन? अभिवर्धी। ठीक, तो ये पहला तो गलत है। फिर अब बालक की शारीरिक वृद्धि एवं विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण से प्रभावित होता है। सार्वभौमिक सत्य है। हर बार अगर वातावरण और वंशानुक्रम जो है साथ में आ जाए तो उसको सही कर देना। ठीक है, फिर अब बालक की शारीरिक वृद्धि एवं शारीरिक विकास एक दूसरे के विरोधी होते हैं। तो वृद्धि और विकास कभी भी एक दूसरे के विरोधी नहीं होते हैं, गलत बात है। वृद्धि और विकास जो है एक दूसरे के पूरक होते हैं, मतलब पूरक होते हैं, मतलब एक जो है दूसरे को जो है एक प्रकार से सहारा प्रदान करता है, एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक की जो है कमी दूसरा पूरी करता है। फिर उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर सत्य है और सत्य पूछा था, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि अपना ऐप है जिसका नाम है परफेक्ट मॉक, ठीक है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और जो है आप प्ले स्टोर से डायरेक्ट सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हो। यहां आपको फायदा क्या होने वाला है, आजकल जो टेस्ट सीरीज 3-4 हजार रुपए, 1500-2000 रुपए में मिलती है, वो यहां मात्र 249 रुपए में आपको जीके पेपर 1 के 55 टेस्ट मिल रहे हैं। और करंट अफेयर जिसमें जो है 7-8 महीनों का करंट अफेयर्स प्लस आपके जो है मतलब प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 49 रुपए में। जीवा स्टडी द्वारा विद्यार्थी हित में मिनिमम से मिनिमम रुपए में प्रदान किया जा रहा है। और कुल मिला के मैं और बता दूं कि यहां डेमो टेस्ट फ्री दिए हुए हैं और यहां डेमो टेस्ट फ्री दिए हुए हैं। मेरे कहने पर एक बार आप इन डेमो टेस्ट को जरूर देखें और आपको लगेगा कि यार रियल में कंटेंट में दम है, तो आप खरीदे या नहीं खरीदे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरे कहने पर एक बार डेमो टेस्ट जरूर दें। टेस्ट किस लिए दिए जाते हैं? ताकि आप अपनी कमियों को दूर कर सकें कि कहां गलतियां हो रही है, कहां ज्यादा नेगेटिव का कारण क्या है, उस सब के लिए जो टेस्ट दिए जाते हैं। तो मेरे कहने पर एक बार डेमो टेस्ट, जीके पेपर 1 के 55 टेस्ट हैं, 55 टेस्ट बहुत ज्यादा होते हैं, लगभग 3500 के आसपास क्वेश्चन कवर होंगे यहां से। ठीक है, और डेमो टेस्ट में आपको पता चल जाएगा वन लाइनर क्वेश्चन नहीं है, एकदम जैसे आरपीएससी का पैटर्न चल रहा है वैसे क्वेश्चन है। और 49 रुपए में आपके करंट अफेयर्स के जो है नवंबर 2025 से लेकर आपका जून 2026 तक का करंट मिलेगा इसमें, प्लस खेल पुरस्कार वगैरह अलग से मिलेंगे। और आज अपना जो है मेरा खुद का जो है बर्थडे है और इस बर्थडे के उपलक्ष्य में आपको जो है थोड़ी सी विशेष छूट प्रदान कर दी जाएगी। मैंने जो है अपने करते हैं मंथ जी, उनको बता दूंगा, तो जल्दी से आप जो है ऐप डाउनलोड करें। अगला क्वेश्चन है, विकास प्रकट करता है। विकास क्या प्रकट करता है? सबसे पहले कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को, बिल्कुल गुणात्मक परिवर्तन जो है वो विकास, बिल्कुल जो है गुणात्मक परिवर्तनों को ही विकास कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है आंशिक मात्रात्मक परिवर्तन जो होते हैं ना, वो भी विकास के अंतर्गत आते हैं। आंशिक मात्रात्मक, ठीक है। अगर केवल मात्रात्मक की बात करें तो केवल मात्रात्मक जो परिवर्तन होते हैं वो अभिवृद्धि का भाग होते हैं। किसका? अभिवृद्धि का भाग होते हैं। फिर व्यक्ति में आने वाले संपूर्ण परिवर्तनों को एकीकृत रूप में, बिल्कुल विकास जो है व्यक्ति में जितने भी परिवर्तन आते हैं वो चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, ठीक है, भाषाई हो, नैतिक हो, इन सबको एकीकृत रूप में एक साथ जो परोसता है उसको विकास कहते हैं। फिर प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों के प्रगतिशील क्रम को, तो कोई भी अवस्था क्यों ना हो उसमें आप अगर आगे बढ़ रहे हो तो वो आपका विकास है। तो तीनों के तीनों सही है, इसमें उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। क्योंकि किशोरावस्था में आप किसी भी तरफ जा सकते हो, बहुत नाजुक अवस्था होती है।
पक्के अपराधियों की एक विशाल संख्या किशोरावस्था में ही व्यवहारिक जीवन को गंभीरतापूर्वक आरंभ करती है। ठीक है, मतलब किशोरावस्था आपको किसी भी दिशा में ले जा सकती है। तो किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। पक्के अपराधियों की एक विशाल संख्या किशोरावस्था में ही व्यवहारिक जीवन को गंभीरता पूर्वक आरंभ करती है। मतलब ये आपको जो है अपराधी से जो है वापस गंभीरता पूर्वक जो है व्यवहारिक जीवन जीने में भी मदद कर सकती है और आपको अपराधी भी बना सकती है। कौन सी अवस्था? किशोरावस्था। और ये बात किसने कही? तो ये बात कही वैलेंटाइन ने। ठीक है, तो ध्यान में रख लेना अपराधी प्रवृत्ति और यहाँ वैलेंटाइन को जोड़ के आप जो है उत्तर कर देना। ऐसे एक दो क्वेश्चन आते हैं और बाई चांस आपके वो क्लिक हो जाता है ना, तो आप बहुत सारे स्टूडेंट से आगे निकल जाते हैं। फिर आपका कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। अभी देखो अपन क्वेश्चन नंबर 54 पर पहुंचे हैं। टॉपिक वाइज अपन कर रहे हैं टेस्ट के हिसाब से। 3 क्लास पहले हो चुकी है, 4थी क्लास ये चल रही है, 5वीं 6ठी क्लास में अपना जो है पूरा हो जाएगा ये। ठीक है, पूरा होने के बाद में आपको ये 100 क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन अपना टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मिल जाएंगे और उस ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास निरंतरता का अनुसरण करता है, बिल्कुल निरंतर चलता रहता है। मतलब ऐसा नहीं है विकास जो है अपन कह सकते हैं, एक मिनट, विकास जो है आपका वो जन्म से पूर्व स्टार्ट होता है। जन्म से पूर्व से लेकर जो है आपका मृत्यु, या हम कह सकते हैं वृद्धावस्था नहीं, मृत्यु तक चलता है। मृत्यु तक चलता है। मतलब विकास जो है जन्म से पहले ही स्टार्ट हो जाता है भ्रूणावस्था में और मृत्यु तक चलता है, तो जीवन पर्यंत चलता है। इसलिए विकास जो है उसमें निरंतरता पाई जाती है। विकास की कोई दिशा नहीं होती है, तो यह बात गलत है और यही यहां पर उत्तर हो जाएगा। विकास की दिशा होती है। विकास बहुआयामी होता है, ध्यान में रख लेना। एक तो विकास होता है बहुआयामी और एक निश्चित क्रम को फॉलो करता है विकास। ठीक है, विकास की दर भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न होती है, बिल्कुल सही बात है। 2 व्यक्ति होते हैं, उनमें व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, तो एक का विकास अलग हो सकता है, दूसरे का अलग हो सकता है। विकास निश्चित क्रम या स्वरूप का अनुसरण करता है, बिल्कुल सही बात है। ध्यान में रख लेना। इसमें और तीसरे और चौथे ऑप्शन में क्या अंतर है कि 2 व्यक्तियों में अलग अलग विकास की दर हो सकती है, लेकिन निश्चित क्रम होता है। मतलब 2 व्यक्तियों में दर अलग हो सकती है विकास की, किसी में तेज हो जाए, किसी में धीरे हो जाए, लेकिन क्रम निश्चित होता है। शेषवावस्था है ना, तो शेषवावस्था के बाद में हमेशा जो है बाल्यावस्था ही आएगी। ऐसा नहीं है कि किसी किसी के अंदर जो है बाल्यावस्था की जगह जो है किशोरावस्था आ जाए सीधी, ऐसा नहीं हो सकता। दर अलग हो सकती है लेकिन क्रम निश्चित होता है, ध्यान रखना। फिर है विकास सामान्यतः सिर से पांव या पैर की तरफ अग्रसर है। विकास का यह सिद्धांत कहलाता है, इसको कहते हैं अपन सिफेलोकोडल। क्या कहते हैं? सिफेलोकोडल। यानी कि सिर से पांव की तरफ अगर विकास अग्रसर है, इसको सिफेलोकोडल कहते हैं। और हिंदी में इसको कहते हैं सिरोपादीय। देखो, सिर से सिर और पादीय यानी पैर। ठीक है, तो सिरोपादीय या सिफेलोकोडल कहते हैं। प्रोक्सिमोडिस्टल विकास कौन सा होता है? जो केंद्र से परिधि की ओर, उल्टा बता दिया मैंने। ये क्या होता है? केंद्र से परिधि की ओर होता है, केंद्र से परिधि की ओर। ठीक, तो ये हो गया आपका प्रोक्सिमोडिस्टल। यानी कि पहले जो है कोई भी बालक होता है वो पूरा जैसे हथेली की बात करें, अगर पेन पकड़ने की बात करें तो बालक स्टार्टिंग में पूरी हथेली से पेन पकड़ता है, पूरे हाथों को 5 जो है उंगलियों या जो है उनको जो एक साथ पेन पकड़ता है। धीरे धीरे वो जैसे अपन पेन पकड़ते हैं 2 या 3 उंगलियों के इस्तेमाल से, वैसे पकड़ने लग जाता है। इसको प्रोक्सिमोडिस्टल विकास कहते हैं, जो केंद्र से परिधि की ओर होता है। ठीक है, और सिफेलोकोडल जो सिर से पांव की तरफ होता है, और हिंदी में इसको कहते हैं सिरोपादी। देखो इंग्लिश में लिखा रखा है ना, सिफेलोकोडल। अगला क्वेश्चन नंबर 56। निम्न में से वृद्धि और विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हैं? ध्यान में रख लेना, जितने भी विकास है, चाहे शारीरिक हो, संवेगात्मक हो, सामाजिक हो, भाषाई हो, बौद्धिक हो, नैतिक हो, जितने भी विकास होते हैं वो परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एकीकृत रूप में होते हैं। इसलिए ये सभी उत्तर हो जाएगा इसका, चाहे शारीरिक विकास हो, चाहे बौद्धिक हो, ठीक है, सामाजिक हो, चाहे संवेगात्मक हो, नैतिक हो। अगर आपको गुस्सा ज्यादा होता है, संवेगात्मक विकास मान लो गुस्से पर आप कंट्रोल करते हो तो आप नैतिक हो जाओगे। मतलब एक दूसरे से जुड़े हैं। नैतिक हो तो सकता है आपकी बुद्धि अच्छी काम कर रही हो, बौद्धिक हो तो समाज में रहना आता होगा, ठीक है, समाज में रहना आता है, बौद्धिक हो, संवेगात्मक हो तो शरीर का ध्यान रख सकते हो। मतलब विकास एक दूसरे से जुड़ा ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57। शारीरिक, मानसिक एवं व्यक्तित्व विकासों की मूल आधारशिला किस अवस्था में रखी जाती है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है,
शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व विकासों की मूल आधारशिला किस अवस्था में रखी जाती है? इसका तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, बाल्यावस्था में। देखो, शेष अवस्था में तेज गति से विकास होता है, तेज गति से विकास हो जाता है, ठीक है। बाल्यावस्था में विकास क्या हो जाता है? सुस्त हो जाता है या सुप्त हो जाता है, मतलब विकास गायब हो जाता है। किशोरावस्था में पुनः गति पकड़ता है, पुनः गति पकड़ता है। तो सबसे तेज होता है शेष अवस्था में। लेकिन जो शारीरिक मानसिक विकास जो सुप्त होता है ना, इसका मतलब ये नहीं कि एकदम रुक जाता है, यहाँ मूल आधारशिला रखी जाती है कि आगे जाकर व्यक्ति कैसा बनने वाला है। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है कि मूल आधारशिला कौन सी अवस्था होती है? बाल्यावस्था। शेष अवस्था में सबसे तेज विकास होता है तीव्र गति से, बाल्यावस्था में रुक जाता है, एक प्रकार से सुप्त हो जाता है, मतलब दिखता नहीं है, रुकता तो नहीं है। फिर किशोरावस्था में पुनः गति पकड़ता है। किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता बताओ। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन आप जो है दिमाग से कैसे कर सकते हो कि पहली बात तो किशोरावस्था की हो रही है, तो देखो घनिष्ठ मित्रता में वृद्धि, ये भी किशोरावस्था का काम है। कार्यों की गति में वृद्धि भी किशोरावस्था का काम है। सामाजिक जागरूकता की योग्यता में वृद्धि किशोरावस्था से रिलेटेड है। तर्क के साथ समस्या समाधान की योग्यता में वृद्धि किशोरावस्था में। अब कैसे उत्तर करोगे? यहां आपको ध्यान में किशोरावस्था तो रखनी है, साथ में संज्ञानात्मक विकास रखना है। और संज्ञानात्मक विकास हमेशा मानसिक विकास से जुड़ा होता है, एक प्रकार से मानसिक क्रिया होती है। और मानसिक क्रिया किसमें काम आ रही है? घनिष्ठ मित्रता, ये एक प्रकार का हम कह सकते हैं सामाजिक जो है विकास हो सकता है। कार्यों में गति, ये एक शारीरिक विकास हो सकता है, ठीक है। सामाजिक जागरूकता, वापस सामाजिक विकास हो सकता है। अब देखो, दिमाग किस में रख लिया? मानसिक चीज जो किस में काम आ रही है? तर्क के साथ समस्या समाधान, यहां मानसिक रूप से काम कर रहा है, तो यहां पर संज्ञानात्मक ऑप्शन 1 हो जाएगा। है तो ये भी किशोरावस्था के, लेकिन ये सामाजिक और शारीरिक है, अपने को संज्ञानात्मक बताना था। ऑप्शन नंबर 1 उत्तर हो गया। फिर है पियाजे के संदर्भ में पूर्व संक्रियात्मक चरण क्या है? पियाजे को आपको पता है ये 4 संज्ञानात्मक चरण दिए थे, ठीक है। उनको अपन अगली जो क्वेश्चन आएगा उसमें देखेंगे। और वैसे मैंने जो है साइकोलॉजी की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, और अपने पास इतना सेकंड ग्रेड का मटेरियल चैनल पर, अगर आप वो भी पढ़ लेना तो भी आप कहीं भी नहीं अटकेंगे। 3 मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें तीसरी ये है। पहली जो है संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम हुआ था तब पेपर सोल्व करवाया था, बाद में सामान्य पेपर सोल्व करवाया था, और ये तीसरा करवा रहा हूं। और साइकोलॉजी अलग से 25-30 क्लास है। और मैं कह रहा हूं अगर आप ये भी पढ़ लो ना, तो गारंटी है मेरी कि यहां से बाहर कुछ आ जाए। लेकिन पढ़ना सारा पड़ता है अपने को, ठीक है। तो 4 चरण है, चारों का अगले में चर्चा करेंगे। और ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पहला जो है दूसरा चरण है, सॉरी, ठीक है। ये 7 से 11 वर्ष के बालक का होता है, ठीक है, 7 से 11 वर्ष। संज्ञानात्मक विकास का दूसरा प्रमुख चरण है, बिल्कुल। पहला संवेदी गामक अवस्था है, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक, और चौथा है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। इस अवस्था में बच्चे प्रतीकात्मक विचारों के उपयोग में अधिक परिष्कृत हो जाते हैं, लेकिन तर्क का उपयोग करने में सक्षम नहीं होते। वापस देखो इसको कि इसमें क्या होता है, बालक आपका जो है प्रतीकात्मक विचारों के उपयोग में अधिक परिष्कृत हो जाता है, लेकिन तर्क का उपयोग करने में सक्षम नहीं होता। तर्क का उपयोग जो है ना, वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से करते हैं, ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से। और अगर बात करें मूर्त तर्क की, तो मूर्त तर्क आपका ठोस संक्रियात्मक अवस्था, जो तीसरी अवस्था होती है ना, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, यहां से स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर जो है बिल्कुल तर्क करने में सक्षम नहीं होते इसमें, तो दोनों के दोनों सही है, तो ए और बी दोनों सही। ऑप्शन नंबर 3 उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से काल में बालक में लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन अवधारणा की समझ विकसित हो जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो अवस्थाएं आ गई है। संवेदी गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है ये, ठीक है, पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था अभी ऊपर पढ़कर आए, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष के बीच में होती है, ठीक है। फिर जो है आपकी 2 से 7 ही लिखवाई थी क्या मैंने? सॉरी, ये गलत लिखवा दिया था, 2 से 7, ये गलती को सुधार लिया अपन ने, ठीक है। तीसरी जो अवस्था होती है आपकी ऊपर वाला, वो आप थोड़ा सुधार कर लें। फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या इसको ही ठोस संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, ये है 7 से 11 वर्ष, ठीक है, ऊपर गलती से बता दी। फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष, फिर जो है 11 से 13 मानते हैं, 11 प्लस मानो कुछ भी बात है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बात आ रही है लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन अवधारणा की समझ विकसित कौन सी अवस्था में हो जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें जो है आपका एक प्रकार से संरक्षण की जो है संरक्षण की अवधारणा आ जाती है, ठीक है। उत्कर्मणीयता की आ जाती है, उत्कर्मणीयता की,
ये ध्यान में रखना है। दूसरी बात जो है इस अवस्था की एक और ध्यान में रख लेना, एक अपन जो पहले पढ़ते हैं ना दूसरी अवस्था में, किसमें, पूर्व संक्रियात्मक में, अहम केंद्रवाद प्लस में जीववाद और प्लस में सांकेतिक खेल, ये तीनों के तीनों समाप्त हो जाते हैं। किसमें, कौन सी अवस्था में समाप्त होते हैं, अलग से क्वेश्चन बन सकता है। तो अहम केंद्रवाद, जीववाद, सांकेतिक खेल समाप्त कौन सी अवस्था में हो जाते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में समाप्त हो जाते हैं ये। और चालू कहां से होते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से उपकरण एक व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास में सहायता प्रदान करते हैं। और वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम है सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत। तो किसी व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास में सहायता कौन करेगा, इनके अनुसार सामाजिक और सांस्कृतिक उपकरण करेंगे, क्योंकि इनके जो है सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 62। बालकों में बुद्धि का क्रमिक विकास पियाजे के अनुसार निम्न अवस्थाओं के संबंध में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, इंद्रिय जनिक गामक अवस्था, इसमें सर्वाधिक उत्तेजना और सर्वाधिक कामुकता होती है। ये जो संवेदी गामक अवस्था है जन्म से 2 वर्ष वाली वही है। और ऊपर में बात अपने को कर चुका कि शैशव अवस्था में सर्वाधिक जो है अपना क्या होता है, शैशव अवस्था में सर्वाधिक जो है विकास होता है तीव्र गति से। तो यहां जो है सर्वाधिक उत्तेजना भी होती है और सर्वाधिक कामुकता भी होती है, बस वो दिखती नहीं है अपने को। ठीक है, फिर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, खिलौनों को चिड़िया ले गई बात को मानना तथा संपर्क निर्माण की पूर्व की अवस्था। देखो वैसे ये भी सही है, लेकिन इन्होंने इसको असत्य मानना है, लेकिन मैं इसको सत्य मानूंगा। आप अब कमेंट करके बताएं क्या ये असत्य या सत्य कि खिलौनों को चिड़िया ले गई बात को मानना तथा संपर्क निर्माण की अवस्था, क्योंकि ये जो आपकी 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, तो ये मेरे हिसाब से ये भी सही है। फिर अमूर्त क्रियात्मक अवस्था यानी ठोस क्रियात्मक अवस्था में विभेदीकरण और वर्गीकरण की क्षमता होती है, बिल्कुल होती है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कल्पना, अवलोकन, निष्कर्ष और सीखने की आदत विकसित होती है, बिल्कुल सही। मेरा मानना है कि कोई भी असत्य नहीं है, लेकिन इन्होंने जो उत्तर माना वो ऑप्शन नंबर 3 मानना है। तो अब आप जो है कमेंट करके बताएं क्या ऑप्शन नंबर जो है जो 2 है वो असत्य है या नहीं है। अगला क्वेश्चन, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के 3 महत्वपूर्ण चरणों की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से इन चरणों का सही क्रम का चयन कीजिए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ब्रूनर जो है इन्होंने क्या किया था, जो है नैतिक जो विकास है संज्ञानात्मक विकास उसको 3 भागों में बांटा था। ठीक है, कौन कौन से 3 भाग है। वैसे अगर इसको आप इंग्लिश में याद रखो तो एकदम इजी रहता है, और लाइन से याद रखना है तो सबसे पहले इनेक्टिव, फिर आता है आइकॉनिक और फिर आता है सिंबॉलिक। ऑप्शन 3 उत्तर हो गया। ठीक है, इनेक्टिव, अनुप्रतीकात्मक और प्रतीकात्मक। अपने को इंग्लिश में याद रखना है हमेशा ब्रूनर को, इनेक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। इनेक्टिव जो होती है ये होती है जन्म से 2 वर्ष, यानी कि जो पियाजे की संवेदी गामक अवस्था है उसके समांतर होती है। आइकॉनिक जो होती है वो 2 से 7 वर्ष होती है और पियाजे की जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के समांतर होती है। और सिंबॉलिक जो है आपकी वो 7 से 11 वर्ष होती है और पियाजे के ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के समांतर होती है। कई बार पूछ लेते हैं कि पियाजे की ठोस संक्रियात्मक अवस्था के समांतर ब्रूनर की कौन सी अवस्था है, तो सिंबॉलिक। पूर्व संक्रियात्मक के समांतर कौन सी है, आइकॉनिक। और संवेदी गामक के समांतर कौन सी है, इनएक्टिव। अगला क्वेश्चन, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतानुसार कौन सी उन्मुक्तता किशोरावस्था से संबंधित है। तो देखो कोहलबर्ग ने जो है 3 स्तर दिए थे, इसको अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं। सबसे पहले उन्होंने दिया पूर्व परंपरागत, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं शॉर्ट में। पूर्व परंपरागत स्तर जो दिया था ये आपका सबसे पहले तो 4 से 10 वर्ष है, 4 से 10 वर्ष। ठीक है, 4 से 10 वर्ष है और इसमें 2 अवस्थाएं। सबसे पहली तो होगी दंड व आज्ञाकारिता, शॉर्ट में लिख रहा हूं दंड व आज्ञाकारिता, मतलब बालक कोई भी जो है काम दंड से बचने के लिए करता है। दूसरी यांत्रिक सापेक्ष उन्मुक्तता, यांत्रिक सापेक्ष उन्मुक्तता, ये है आपकी पूर्व परंपरागत। ठीक है, दंड आज्ञाकारिता में कि कोई भी जो बालक होता है वो दंड से बचने के लिए यानी कि सजा से बचने के लिए क्या करता है, काम करता है। यांत्रिक सापेक्षता में होता है जैसे कि तैसी प्रवृत्ति, जैसे को तैसा, मतलब जो जैसा व्यवहार करेगा वैसा ही मैं करूंगा। ठीक है, फिर दूसरी आती है परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर। और परंपरागत स्तर जो है आपका ये आपको पता ही है, फिर 10 से लेकर ऊपर 13 तक चलता है, 13 वर्ष। और इसमें जो 2 पाई जाती है वो कौन कौन सी, उत्तम लड़का लड़की अवस्था, उत्तम लड़का लड़की अवस्था। ठीक है, और दूसरी जो इसमें पाई जाती है वो पाई जाती है सामाजिक
कर्म संपोषित, कर्म संपोषित। इन दोनों को थोड़ा समझा देता हूं, लिखता नहीं हूं। उत्तम लड़का लड़की का मतलब लड़के अच्छी बातों से, अपन जैसे वेरी गुड कहते हैं ना क्लास में किसी को कि वाह वेरी गुड, अच्छा जो है क्वेश्चन किया तूने, तो वो फिर उसको और ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। और सामाजिक कर्म संपोषित मतलब हो गया आपका कि समाज में जो भी परंपराएं चल रही है, जो भी मतलब रूढ़ी बातें चल रही है, वो सबको मानना, ठीक है। समाज को सामाजिक मान्यताओं रीति रिवाजों के अनुरूप चलाना, ठीक। फिर आती है आपकी उत्तर परंपरागत अवस्था, उत्तर परंपरागत, परंपरागत। और उत्तर परंपरागत अवस्था जो होती है ये आपकी फिर जो है 13 वर्ष से ऊपर होती है, 13 वर्ष से ऊपर। और इसमें दो आती है आपकी सामाजिक अनुबंध, ये अलग है, ध्यान रख लेना। सामाजिक कर्म संपोषित अलग है, और सामाजिक अनुबंध में क्या होता है कि जो कानून है उसको अगर तोड़ना पड़े लोगों के भले के लिए तो तोड़ दो, ठीक है। मतलब तार्किक रूप से सोचने लग जाता है। और फिर आ जाती है आपकी लास्ट और सबसे मेन सार्वभौमिक नैतिक अवस्था। और इसमें जो है व्यक्ति क्या करता है, इसमें परोपकारिता का भाव रखता है, परोपकार मतलब लोगों के प्रति दया वगैरह रखता है, ठीक है। तो अब बताया कि किशोरावस्था से संबंधित, और किशोरावस्था 13 साल से शुरू होती है और 19 साल तक चलती है। मतलब सामाजिक अनुबंधन या सार्वभौमिक नैतिक, इन दोनों में से एक होगी। तो सार्वभौमिक नैतिक तो है नहीं, तो सामाजिक अनुबंधन इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65वां क्वेश्चन बोल रहा है कि कोहलबर्ग के अनुसार व्यक्ति का वह स्तर जिसमें उसके दूसरों के प्रति मूल्य, विश्वास, देखभाल और वफादार होना तथा नैतिक निर्णयों पर आधारित होते हैं। नैतिक निर्णयों पर आधारित, वापस बता रहा हूं कि नैतिक निर्णयों पर आधारित है, इसका मतलब जो है आपका कौन सा इसका उत्तर हो जाएगा, तो इसका उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा, परंपरागत। यानी कि जो अपने रीति रिवाज वगैरह चल रहे हैं, नैतिक जो निर्णय है उन पर आधारित हमेशा परंपरागत स्तर के सामाजिक कर्म संपोषित जो अवस्था है इसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 66, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, उत्तर रूढ़िगत मतलब उत्तर परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्थाओं का सही कूट कौन सा है। तो उत्तर परंपरागत में एक तो सामाजिक अनुबंध आता है, एक सार्वभौमिक नैतिक विकास आता है। तो एक तो सामाजिक अनुबंधन आता है, एक सार्वभौमिक या सार्वत्रिक हो गया नैतिक विकास आता है। तो 1 व 4 ऑप्शन नंबर 4 उत्तर हो गया। सबसे इजी टॉपिक है विकास वाला वैसे भी। फिर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नैतिक परिपक्वता से संबंधित नहीं है। तो परोपकारिता, बिल्कुल परोपकार है तो नैतिक परिपक्वता है। तार्किकता होनी चाहिए, नैतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन जड़ता या दृढ़ता नहीं होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। तो ये नेगेटिव से पता चल रहा है, उत्तर ऑप्शन 3 हो गया। फिर निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत का स्तर नहीं है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत जो है, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास अपन ने देख लिया, पियाजे का नैतिक विकास अपन देख लेते हैं। पियाजे नैतिक विकास में 3 अवस्थाएं, नैतिक यथार्थता, नैतिक समानता, नैतिक सापेक्षता। नैतिक आदर्शवाद नहीं है। नैतिक यथार्थता जो है आपकी ये 7-8 वर्ष तक है, मतलब जन्म से लेकर 7-8 वर्ष तक, ठीक है। नैतिक समानता की बात करें तो ये 7-8 से लेकर 12 वर्ष तक है, और नैतिक सापेक्षता की बात करें तो ये 12 वर्ष से ऊपर है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखनी है, जो नैतिक यथार्थता होती है ना, इसमें नियमों का अंधा अनुसरण करता है व्यक्ति, नियमों का अंधा अनुसरण। डायरेक्ट पूछ ले तो ध्यान रख लेना, नियमों का अंधा अनुसरण करता है। नैतिक समानता में ये नियमों की व्याख्या करता है कि क्यों कैसे हुआ, नियमों की व्याख्या करता है। और नैतिक सापेक्षता में क्या करता है, कार्यों की व्याख्या करता है, कार्यों की व्याख्या। यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो नैतिक यथार्थता नियमों का अंधा अनुसरण, नैतिक समानता नियमों की व्याख्या, और नैतिक सापेक्षता कार्यों की व्याख्या। फिर किशोरावस्था में नैतिक निर्णय के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। नैतिक निर्णय कम स्व केंद्रित होते हैं, बिल्कुल खुद पर केंद्रित नहीं होते, एकदम खतरनाक जो है ऐसे रहता है सबका भलाई कर दूं मैं, तो ये तो सही है। नैतिक निर्णय कम मनोवैज्ञानिक तनाव दबाव पैदा करते हैं, तो तनाव और दबाव तो कम पैदा होता ही नहीं है, तो यही गलत है, आपका सत्य नहीं, ऑप्शन नंबर 2। नैतिक निर्णय अधिक संज्ञानात्मक होते हैं, बिल्कुल, और नैतिक निर्णय ज्यादा अमूर्त होते हैं, बिल्कुल। अब है आपका लास्ट, दोपहर के भोजन के दौरान शोभित देखता है कि मनीष जो है, क्या कौन, मनीष राहुल का खाना चोरी कर रहा है, ठीक है। इसके तुरंत बाद वह देखता है कि राहुल इसका प्रतिकार यानी कि जो है वापस बदला लेने के लिए मनीष की पसंदीदा कलम चुराकर कर रहा है, ठीक है। शोभित इन घटनाओं को शिक्षक को नहीं बताता क्योंकि दोनों एक दूसरे से बदला ले लिया। कोहलबर्ग के अनुसार शोभित नैतिक विकास के किस चरण में है,
तो कोहलबर्ग के अनुसार किस चरण में है? अभी देखो ऊपर चलते हैं, कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत अपन ने पढ़ा था, और यहां अपन ने क्या कहा था, देखो जैसे को तैसा प्रवृत्ति, कौन सी? जैसे को तैसा। और जैसे को तैसा मतलब एक ने खाना चोरी किया, दूसरे ने उसका पेन चोरी कर लिया, तो ये यांत्रिक सापेक्ष उन्मुक्तता होती है जो पूर्व परंपरागत स्तर है। और पूर्व परंपरागत का मतलब ये चरण फर्स्ट, ये जो है दूसरा स्तर, और ये तीसरा, और इसमें ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा, ये पांचवा, और ये छठी अवस्था है। तो ये कौन सी है? दूसरी अवस्था है, जैसे को तैसा यानी यांत्रिक सापेक्ष अवस्था। ऑप्शन नंबर 1 उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यांत्रिक सापेक्ष अवस्था का उदाहरण है, सापेक्ष उन्मुक्तता, जैसे को तैसा प्रवृत्ति। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन संविधान निर्माण के हैं, तो ये अपन अगली क्लास में देखेंगे। तब तक चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।